बच्चे उसमें टाइम मैं पूछ लूँ, लेकिन उसमें सम टाइम्स ये है कि अगले स्टूडेंट को अनम्यूट करने में और उसमें फिर कुछ और भी आप कह लें कि टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, चलिए स्क्रीन तो मेरे ख्याल से आपके साथ ऑलरेडी शो हो रही है, मुझे ज़रा एक और दफ़ा कंफर्म करें, क्लास स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, हो रही है हो रही है। स्क्रीन। अच्छा चलें। अच्छा सुबह मैंने आपको बताया था कि हमने अब स्टार्ट करना है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए हमने ये तो डिसाइड कर लिया, हमने गॉसियन एलिमिनेशन से अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहली बात हमें ये भी समझ आ गई गॉसियन एलिमिनेशन होता क्या है। फिर हमने अभी एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की थी गॉसियन एलिमिनेशन से, और वहां से तो हमारे पास बड़े आराम से 3 अननोन्स थे, 3 हमारे पास वैल्यूज निकली, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन हमने ये भी देखना है, जैसे हम सुबह कुछ स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमेशा सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे अननोन्स की इक्वल होंगी। तो मैंने आपसे कहा था नहीं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारे पास कितने टाइप के की सिचुएशंस आ सकती हैं हमारी एशेलन फॉर्म के अंदर। क्योंकि देखें, अब हम सुबह ही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी एशेलन फॉर्म के अंदर एक दफ़ा ये सिचुएशन भी हमें हमारे प्रॉब्लम के अंदर तो नहीं थी, लेकिन हमने डिस्कस किया कि ऐसा हो सकता है कि हमारी लास्ट रो में कोई एक एंट्री नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी, फॉर एग्जांपल 0 इज इक्वल टू 20, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर ऐसी क्वेश्चन आपके पास आ रही है तो उसको कहा जाता है कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब एक तो इस तरह का आपको सिचुएशन अपीयर होगी आपके सामने। एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इन सब को अब हमने डिस्कस करना है कि हम एचएनएन फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया, हमने ये भी डिसाइड कर लिया गॉस एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप कि अगर डिफरेंट सिचुएशंस हमारे पास आती हैं तो हमने उनको कैसे आगे लेके चलना है और उनकी हेल्प से हमने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास आ जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने एक एक सॉल्यूशन की टाइप को डिस्कस किया है, उससे एग्जांपल उठाई है ताकि हर एक को हम सेपरेटली डिस्कस कर सकें। जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ये आप याद रखिएगा। एक होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, फिर आ जाता है हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और फिर लास्ट में थर्ड वन आ जाता है नो सॉल्यूशन। यानी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 3 तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, इन 3 के अलावा कोई चौथी टाइप नहीं होती। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और एक नो सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली सॉल्यूशन, हर अननोन वेरिएबल की एक वैल्यू आना। फिर होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा सॉल्यूशन, और ये क्यों आते हैं, ये कैसे होते हैं, ये हम जब एग्जांपल करेंगे तब हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन, उसमें तो अगली कोई डिस्कशन ही नहीं है। नो सॉल्यूशन मीन सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और वो भी हम देखेंगे कि किन सिचुएशन में ऐसा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर वन बाय वन, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन से रेलेवेंट आप अगर गौर करें तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऐड नहीं की। उसकी वजह ये है कि ये जो आपकी लास्ट एग्जांपल थी, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये आपकी यूनिक सॉल्यूशन से रेलेवेंट एग्जांपल हम कर चुके हैं। ठीक है, और ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों था, अगर आप अपने सिस्टम को देखें तो आपके पास 3 अननोन्स हैं। ठीक है, और 3 अननोन से आपके पास 3 ही एग्जैक्ट, हर अननोन की एक वैल्यू निकली है, एक से ज्यादा नहीं। x3 की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो ये 2 ही है। ठीक है, x2 की एक ही वैल्यू निकली है 4, और x1 की एक ही वैल्यू निकली है, ये है आपके पास 2। ठीक है, तो अगर हर अननोन की आपके पास एक यूनिक वैल्यू आ जाए तो उसको कहते हैं दिस इज द यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और ये एक ही सोल्यूशन है। तो ये जो आपकी एग्जांपल है इसको आप कोट करेंगे अपने फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन के लिए, दैट इज कॉल्ड द यूनिक सोल्यूशन। राइट, अब सेकंड मैंने अभी आपको बताया था कि व्हेन वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनको हम मोर देन वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल ली है, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास एक सिस्टम है। इसमें अब आपको नजर आ रहा है कि आपके पास अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, 4, x1, x2, x3 एंड x4, और इक्वेशंस कितनी है, 3। देखिए, एक तो लॉजिकल बात हमेशा से हमारे माइंड में है, और हमने आपने कहीं पे भी पहले अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का नाम सुना है, नहीं भी सुना तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगी, लेकिन वैसे मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपके माइंड में आई मीन टू से कि कॉमन सेंस कैसे कहती है कि इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं आ सकता। देखिए, हम मैथ्स में अगर एक मैं आपको सिंगल इक्वेशन दे दूँ, कोई सी भी सिंगल लीनियर इक्वेशन जिसमें अननोन 2 हो, इक्वेशन एक है,
मैं आपसे कहूँ इस एक इक्वेशन में से मुझे 2 अननोन्स फाइंड आउट करके दें, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहेंगे ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक इक्वेशन हमें एक अननोन ही देती है, 2 की वैल्यू नहीं दे सकती। फिर अब वहां पर यूजली मैथमेटिक्स में सम केसेस में हम ये कह देते हैं कि ये इस इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब वही केस यहाँ है। आप अपने सिस्टम को यहाँ देखें, जो सिस्टम यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे कोट किया है, इसमें आपके पास इक्वेशंस 3 है, अननोन 4 हो गए। तो मैथ्स ये कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाएं, अननोन ज्यादा हो जाए और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब जब आपके पास अगर 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन हैं, तो फिर तो हमें यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी नजर आती है कि जितनी इक्वेशंस हैं उतने अननोन्स हैं, क्योंकि मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है जो ये कहता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास n नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं और n नंबर ऑफ अननोन्स हैं, फिर तो बात बनती है। लेकिन अगर आपकी सपोर्टिंग इक्वेशंस, देखिए इक्वेशंस ही तो हैं जिनसे अननोन कैलकुलेट करना है, अगर वही कम हो जाएंगी तो हमारे पास अननोन की वैल्यू नहीं आएगी। अगर n नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, n नंबर ऑफ अननोन्स हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस सिस्टम को देखें, 4 आपके पास अननोन है, 3 इक्वेशंस हैं, तो ये मैं यूनिक सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं दे सकता। इससे एक और पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब आ सकता है, जब 2 तरह की सिचुएशंस होंगी। पहली सिचुएशन, नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स। सेकंड सिचुएशन, व्हेन द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन 3 है, इक्वेशन 4 5 6 भी हो जाए तो भी यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस का लेस होना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस का ज्यादा होना आपके प्रॉब्लम को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके पास वेज ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो गई हैं, आपकी मर्जी जिससे मर्जी फाइंड आउट करें। तो अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, मेथड रिमेन सेम, जिसलिए मैंने यहाँ पर बार बार नहीं लिखा कि ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी मैनी टाइम्स देख चुके हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, एक्स आपके पास अननोन वेक्टर्स का कॉलम वेक्टर होता है, और बी गिवन वैल्यूज जो कि आपके पास किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे अपीयर होती है, जिसको हम कॉलम वेक्टर बी बोलते हैं, जो यहाँ पर a 2.7 और 2.1 है। ठीक है, तो अब ये आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे बना ली है, और यहाँ पर मैंने कोई ऐसे जिसको जो है वो हाईलाइट नहीं किया कि आपने इस क्वेश्चन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वो ऑलरेडी हम लास्ट एग्जाम्पल में कर चुके हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। और यहाँ पर एक और पॉइंट भी देख लें कि मैंने आपको बताया था लास्ट एग्जाम्पल में कि फर्स्ट रो की पहली एंट्री का 1 होना ज़रूरी नहीं होता, और यहाँ देख लें ये 3 है, आपकी मर्जी है, इसको 1 बनाना चाहते हैं तो बना लें। ठीक है, और अगर आप इसको यूं ही रहने देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। और 1 बनाना हर जगह प्रेफरेबल नहीं होता। देखिए अगर मैं इस फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड कर देती हूँ, तो चले पहला तो 1 दे देगा, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास सारी वैल्यूज जो है वो डेसिमल में आएंगी, और वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्यों अपने प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं। ये सेकंड में मेरे पास 2/3 आएगा, यहाँ भी 2/3, फिर मुझे यहाँ -5/3 करना पड़ेगा, 8/3 करना पड़ेगा, तो वाई नॉट कि हम इसको 3 ही रहने दें। ठीक है, तो अब वही बात कि 3 से नीचे आपके पास पूरे कॉलम में देखें 0.6 1.2 आपका पहला टारगेट है कि इन दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को 0 बना दिया। उसके बाद अगला टारगेट मैंने आपको बताया था कि इस डायगोनल में सेकंड रो में पहली नॉन जीरो एंट्री पे आ जाए, ये आपके पास 1.1 है। ठीक है, अब इससे नीचे जितनी एंट्रीज हैं उन सबको 0 बनाने की कोशिश करें, वो एक ही एंट्री थी -0.3, उसको आपने 0 बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, अपने डायगोनल में देखें कि आपकी नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। अब ये सिस्टम इस तरह का है कि इसका डायगोनल अगर आप गौर करें ना, तो यहाँ पर डायगोनल तकरीबन खत्म हो चुका है, मैं इससे बेटर इसका कोई डायगोनल नहीं बना सकती। 3.0 1.1 एंड 0। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि 3.0 के बाद 1.1 और 1.1 के बाद मैं यहाँ जंप करके नहीं जा सकती लास्ट 0 तक। इसका जो मेन डायगोनल है ना, वो 3.0 1.1 और 0 बनता है। उसकी वजह असल में ये होती है कि मेरे पास अगर मैं इस डॉटेड लाइन से पहले पहले देखूँ ना, तो 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं। तो डायगोनल यूजली बनता है उस जगह पे जहाँ पे आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होते हैं ना, तो प्रोमिनेंट डायगोनल वहीं पे नजर आ रहा होता है। तो इसका मतलब है कि 1.1 के बाद तो मैं 0 पे ही चली गई। ठीक है, ये तो है ही 0, इससे नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ मेरी सारी डिस्कशन खत्म। और यहाँ पर एक और भी आप देखेंगे अटेम्प्ट की, जब आप यहाँ पर एचएनएल फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे होंगे ना, तो एक एंटायर रो आपकी लकीली 0 हो जाएगी, और एंटायर रो जो भी 0 होती है उसको लास्ट रो में रखना होता है। ठीक है, तो ये तो मेरी बन गई एचएनएल फॉर्म, और बड़ी आसानी से बन गई है, क्योंकि एचएनएल फॉर्म में मैक्सिमम करना क्या होता है आपने, कि आपके पास हर कमिंग रो की पहली नॉन जीरो एंट्री को आपने देखना है,
और उसमें जो भी आपके पास नेक्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ रही होती है, लास्ट रो की पहली नॉन जीरो एंट्री को उसके राइट साइड पे अपीयर होना चाहिए, ठीक है। और मोर प्रोमिनेंटली अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बस अगर आपको अपर ट्रायंगुलर भी नजर आ गई तो वेस्टर्न फॉर्म की कंडीशन को तो वैसे भी सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। और एक कुछ अर्लियर लेवल्स पे वेस्टर्न फॉर्म को डिस्कस करने का आसान तरीका ये होता था कि अगर आपके पास सेकंड रो में फॉर एग्जांपल एक जीरो है तो थर्ड में एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ऐसी मैट्रिक्स आ जाती है जिसकी पहली रो में एक जीरो आ गया है, थ्री नहीं आ रहा, पहली रो में ही जीरो आ गया है, तो फिर ऑब्वियसली सेकंड रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होने चाहिए, यानी दो होने चाहिए, फिर थर्ड रो में तीन होने चाहिए। तो ये जो हम अर्लियर लेवल्स पे ये बात करते हैं ना कि नंबर ऑफ जीरोस एक्सीड करें, असल में उसका इनडायरेक्टली मतलब यही होता है कि अपर ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको समझने के लिए आसान अल्फाज में यूं बोल देते हैं। अब गॉस एलिमिनेशन से कर रहे हैं तो बैक सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है आप सबको पता है कि आपके पास लास्ट रो अगर आप देखें तो ये जीरो इज इक्वल टू जीरो आपको देगी। सेकंड रो को आप दोबारा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखते हैं, इसी तरह से फर्स्ट रो को लिखते हैं। अच्छा जी, देखें एक बात याद रखिएगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का हिंट आपको कहाँ से मिलता है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है ये हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देने जा रहा है। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, एक इक्वेशन तो हमारे पास पहले ही कम थी, ठीक है। मुझे तो इसके लास्ट फॉर्म तक, एचेलन फॉर्म तक पहुंचने से पहले ही पता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ सकता, और वो मैंने वजह बता दी है। जब भी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो नंबर ऑफ अननोन से, तो हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही पता चल जाता है कि इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमने इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमारे पास एक और रो जीरो हो गई। तो हमने जब बैक सब्स्टिट्यूशन से दोबारा इसको नंबर ऑफ इक्वेशंस में रिड्यूस किया अपनी एचेलन फॉर्म को, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद द टू इक्वेशंस। अब क्या हुआ, इक्वेशंस पहले ही कम थी, एक और इक्वेशन कम हो गई, तो अब हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशंस हैं और चार अननोन्स हैं। तो अब देखें दो इक्वेशंस मुझे चार वैल्यूज तो नहीं दे सकते ना, चार अननोन्स की वैल्यूज तो नहीं दे सकते, तो मुझे करना क्या चाहिए। अब यहाँ पर हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, और वो टेक्निक ये कहती है कि आपके पास जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस आ रही है, चार अननोन्स हैं, मेरे पास चार इक्वेशंस होनी चाहिए, लेकिन मैं दो के साथ हूं, तो मुझे दो अननोन्स को खुद से वैल्यू देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और वो वैल्यू जब मैं खुद से दूंगी, देखें x1, x2, x3, x4, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी मर्जी है, आप x3, x4 को खुद से वैल्यू दे दो, आपकी मर्जी आप x2, x3 किसी दो को चूज करके अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज दे दें। लेकिन लीनियर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसके लिए एक रूल है। हम वैसे किसी को भी वैल्यू दे सकते हैं, आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए एक रूल है, और वो रूल अगर हम फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे हमें आसानी ये होती है कि एटलीस्ट हम एक रूल को जब फॉलो करते हैं तो हमें पता होता है कि वी आर अटेम्प्टिंग द राइट सोल्यूशन, हम कोई गलती नहीं कर रहे, ठीक है। वो रूल ये होता है कि आपने उस वेरिएबल को खुद से वैल्यू देनी होती है जिसके कॉलम में, देखें एक और बात अगर आपने नोटिस की हो, मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ कि ये जो पहला कॉलम है हमने आई थिंक डिस्कस किया है, ये x1 का कॉलम है, इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो x1 की कोफिशिएंट की आ रही हैं। इस मैट्रिक्स में ये सेकंड कॉलम क्या है, x2 का, थर्ड कॉलम x3 का, फोर्थ कॉलम x4 का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक टर्म डिफाइन करूंगी जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किन को हमें वैल्यूज देनी चाहिए। उस टर्म का मतलब होता है पिवट, PIVOT, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। पिवट एंट्री क्या होती है, किसी भी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री को बोलते हैं पिवट। पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री है 3, इसको पिवट कहेंगे। सेकेंड रो की पहली नॉन जीरो एंट्री है 1.1, इसको भी पिवट कहेंगे। और थर्ड रो की कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है, जिसको हम पहली कहें कि ये पहली नॉन जीरो एंट्री, यहाँ पे तो कोई है ही नॉन जीरो एंट्री नहीं है, इसका मतलब है कि थर्ड रो का कोई पिवट नहीं है। तो मेरे पास इस पूरी मैट्रिक्स के कितने पिवट होंगे, दो। कौन कौन से, 3 और 1.1, ठीक है। हम उस वेरिएबल को खुद से वैल्यू असाइन करते हैं जिसके कॉलम में कोई पिवट नहीं होता। कैसे, पहला कॉलम किसका था, x1 का, उसमें एक पिवट है ना 3। सेकंड कॉलम किसका था, x2 का, उसमें भी पिवट है 1.1।
लेकिन x3 के कॉलम को देखें जिसमें एंट्रीज हैं 2, 1.10, इसमें कोई पिवट नहीं है। x4 के कॉलम को देखें -5.0, -4.4 और 0, इसमें कोई पिवट नहीं है। तो वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके कॉलम्स में पिवट नहीं है? x3 एंड x4। तो अब रूल ये कहता है कि अब आपको x3 और x4 को t कहना पड़ेगा। t में कहने का मतलब है कोई पैरामीटर, ठीक है, आप इसको कोई वैल्यू अपनी मर्जी से दें, आप इसको t कहें, आप उसको q कहें, d कहें, कोई भी अल्फाबेट। और वो जो t मैं कहूंगी उसका पर्पस क्या होगा कि ये t रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर आप कहते हो कि x3 भी किसी t के इक्वल है, x4 भी किसी और t के इक्वल है, तो अब अगर मैं ये कहूंगी कि ये t रियल लाइन में से कोई भी नंबर हो सकता है, तो रियल लाइन तो इनफाइनाइट नंबर नहीं है ना, रियल लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि x3 को अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ वो t1 के इक्वल है, x4 को मैं कह देती हूँ t2 के इक्वल है, तो t1 t2 बेसिकली दोनों आर्बिट्ररी नंबर्स होंगे जो किसी भी रियल लाइन से बिलोंग करेंगे, यानी ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और चूंकि रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस सॉल्यूशन को कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अगर आप बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद जो दो इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई है इनको गौर से देखें तो दो मेरे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेट करती हूँ, जिस तरह यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है x1 इज इक्वल टू 2 माइनस x4, और एक ही क्वेश्चन लिखी हुई है x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x3 प्लस 4x4, ये बेसिकली आपके पास यहाँ से इक्वेशन निकली है, ठीक है। ये अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा हुआ, दिस इज x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x3 प्लस 4x4। बेसिकली हमने 1.1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें इसी तरह से, अगर हम यहाँ से x2 की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करें तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है x1 इज इक्वल टू 2 माइनस x4। ये दो मेरे पास इक्वेशंस हैं। अब देखिए दो इक्वेशंस हैं, चार अननोन्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, x3 x4 को कोई भी आर्बिट्ररी नंबर दूंगी, जिसको मैंने अभी आपके सामने कहा है कि इसको मैं t1 और t2 कह सकती हूँ। अब ये जो डिस्कशन है इसको जरा देखें। फॉर एग्जाम्पल ये दो इक्वेशन जो लिखी थी उससे जितनी रेलिवेंट डिस्कशन थी, जो आप बैक सब्स्टिट्यूशन के सामने यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है ना, ये मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ, आप इसको छोड़ दें, आपको समझ आ गई है, बाद में पढ़ लीजिएगा। अभी यहाँ पर आ जाए, आपने ये कहा कि हमने दो वेरिएबल्स को खुद से वैल्यू लेट करनी है, ठीक है। मैंने ये कहा कि मेरे पास x3 t1 के इक्वल है और x4 t2 के इक्वल है। कर्सर को गौर से देखिए, मैं इसकी बात कर रही हूँ। x3 t1 के इक्वल है, x4 t2 के इक्वल है। दोनों कोई आर्बिट्ररी नंबर्स थे, मैंने एक को t1 कह दिया, एक को t2 कह दिया। अब ये जो t1 t2 है ये रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर चूंकि इनफाइनाइट मेनी नंबर्स को कंटेन करती है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अब आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ देखो ये जो दो इक्वेशंस आई थी इनमें राइट हैंड साइड पे जहाँ x3 आ रहा है वहां पे t1 लिख दो, जहाँ x4 आ रहा है वहां पे t2 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है जो यहाँ पर मैंने शो किया है। अगर आप गौर करें तो आपके पास x3 की वैल्यू t1 और x4 की वैल्यू t2 पुट करने के बाद जो यहाँ पर दो इक्वेशंस है आप देखें, दिस इज x1 इज इक्वल टू 2 माइनस x4, x4 को आपने t2 कहा है तो x1 की वैल्यू है 2 माइनस t2, ठीक है। इसी तरह से x2 आपके पास इक्वल था 1 माइनस x3 प्लस 4x4, तो आपने x3 को t1 कहा था, x4 को आपने t2 कहा था, तो ये जो आपके पास वैल्यू x2 की आ गई है दिस इज 1 माइनस t1 प्लस 4t2, ठीक है। तो अब जो भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा उसमें जो भी वेरिएबल्स आएंगे उनकी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर्स t1 एंड t2 होगा। और t1 t2 चूंकि रियल लाइन के ऊपर है, रियल लाइन में तो इनफाइनाइट मेनी नंबर्स आते हैं, इसलिए हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरा केस। तीसरा केस कब आ सकता है, जब हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन कब आएगा हमारे पास एचलन फॉर्म में, वो कौन सी सिचुएशन अपीयर होगी या हमारा सिस्टम कैसा होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखें। अच्छा, सबसे पहले मुझे जरा ये बताएं कि ये जो आपको सामने सिस्टम नजर आ रहा है इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हैं, तो यहाँ पर किस तरह के सॉल्यूशंस अपीयर हो सकते हैं? Which type of solutions can appear from this system? यूनिक मैम। मैम यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। सिर्फ यूनिक हो सकता है?
सिर्फ यूनिक हो सकता है बच्चे? यस मैम, यूनिक ही लग रहा है अभी तक तो। और इसका मैम पता है यूनिक रियल होगा आंसर बस। क्या है? बच्चे रिमेंबर दैट कि अभी जैसे मेरे सामने सिस्टम लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको देख के कुछ नहीं बता सकती। इसका यूनिक भी आ सकता है, इनफाइनाइट मैनी भी आ सकता है, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। इनफाइनाइट मैनी क्यों आ सकता है? बच्चे आपने अभी इसको एचएन फॉर्म में तो कन्वर्ट ही नहीं किया। क्या पता आप एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करें और आप इसको सॉल्व करें तो आपकी एक एंटायर रो जीरो हो जाए। फिर पीछे कितनी क्वेश्चंस बचेंगी? 2 बच जाएंगी। अननोन आपके पास 3 है, तो क्यों नहीं आ सकता इनफाइनाइट मैनी? इसके लिए हम यस थोड़ा मैम, ये आगे जाके जी मैम जी हाँ, बेबी। कन्वर्ट करने के बाद पता लगे। अच्छा, इसके लिए हम आगे जाके एक टेक्निक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। मेरे आज के लेक्चर की हेडिंग भी यही है। हमने कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया पढ़ना है और ये क्राइटेरिया हमें बताएगा, जिस तरह अभी तो हम आप कह रहे हैं ना एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो समझ आएगी। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं, कुछ थ्योरम्स हम पढ़ेंगे जो हमें ये बताएंगे कि एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले भी आपको पता चल सकता है कि इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। तो सिस्टम को देख के आप लोग ये नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स की क्वांटिटी को देख के आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर बस अब स्केयर आ गया तो हमने ये कह दिया कि हर सूरत इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, ओके। ये तो एग्जांपल मैंने एक्सक्यूज सिर्फ मी इसलिए मैम, बोर्ड। जी जी मैम आप रिकॉर्डिंग कर सकती हैं? इधर सिग्नल का बहुत इशू आ रहा है तो सही समझ ही नहीं आ रही। बच्चे, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है। यस मैम, यस मैम। हो रही है मैम? रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है मैम। अच्छा, अब देखिए आपने यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको रिड्यूस किया एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और हमने इसको एचएन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास इसकी एचएन फॉर्म आ गई है। अगर आप इसको गौर से देखें, जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन किया था कि लास्ट रो में अगर हमारे पास यूँ आ जाए 0 0 0 एंड 12, अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 12 इज इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जब भी आपकी एचएन फॉर्म में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको कोई एक रो ऐसा आंसर दे रही हो दैट 0 इज इक्वल टू सम नॉन जीरो नंबर विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम का नो सोल्यूशन होता है और आप इस सिस्टम से x1 x2 x3 की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते। So this is how we come to know that either we are getting the no solution or not, right? So हमने ये क्यों कहा है? क्योंकि ये false statement थी that 0 is equal to 12। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं क्लास, ये बेसिकली अभी आप बेशक आपकी मर्जी है, मैंने कुछ क्वेश्चंस क्रेजिक से भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉम सीरीज से भी लिखे हुए हैं। आप इस तरह से करें कि फिलहाल जो मैंने आपको पढ़ाया है आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैंने आपको एक रिकमेंडेड बुक दी थी जो मेरी मेन बुक है, वहाँ से करें और शॉम सीरीज से भी चेक कर लें, ठीक है, बिकॉज आई थिंक ये क्वेश्चंस मैंने क्रेजिक से दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको अभी आप रहने दें क्योंकि जो मेरी रिकमेंडेड मेन बुक है ना आप उसी को फॉलो करें तो ठीक है। ठीक है, अगर इस बुक की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी देखेंगे। जी ठीक है मैम। अच्छा, अच्छा मैं ज़रा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर स्लाइड्स खोल लूँ। ये हमारी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं एंड नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा ज़रा मुझे बताइएगा कि आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बताइएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, अब हम मैट्रिसेस के कुछ एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। हमने अभी तक तो पहले हमने मैट्रिसेस से रेलेवेंट बहुत सारी डेफिनेशन देखी कि मैट्रिक्स में ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे आ गए। अब हम कुछ फर्दर एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं जो मैट्रिसेस से रेलेवेंट है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो ये कि
रैंक क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। अच्छा, अब रैंक हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। देखिए, अभी मैंने आपसे ये कहा था कि हमें सिस्टम को देखते ही हम फौरन से नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स को देख के ये एनालाइज नहीं कर सकते कि ज़रूरी है कि इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, इसमें नो सोल्यूशन ही आएगा, पहले तो हम नहीं बता सकते ना। तो अभी कुछ ऐसी टर्म्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं जो हमें आगे जाके हेल्प आउट करने जा रही हैं कि हमने अपने जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और कुछ और प्रॉपर्टीज रेलेवेंट टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से हम रैंक को रिलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक नया भी टॉपिक है रैंक, जिसकी नो हाउ हमें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, रैंक होता क्या है? किसी भी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होती हैं उसको रैंक कहते हैं। आप इसको रो भी बोलते हो, आप इसको रो वेक्टर भी बोलते हो। इसको रो वेक्टर क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि आपके पास मैट्रिक्स की हर रो एक रो वेक्टर होता है, ठीक है, हमने रो वेक्टर को लिख के भी देखा था। तो यहाँ हम इसको यूं डिफाइन करते हैं दैट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स ऑफ ए एंड दिस इज डिनोटेड बाय रैंक ऑफ ए, ठीक है। अब ये आएगा कैसे, ये हम आगे जाके इसको कैलकुलेट भी करेंगे। अच्छा, अब रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? आपसे कोई भी पूछे कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस को डिफाइन करें, हर वो दो मैट्रिसेस जिनका रैंक सेम हो उनको कहते हैं दीज आर दी रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। और रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का रैंक हमेशा सेम होता है। अच्छा, अब रो इक्विवेलेंट क्या होता है? वेरी सिंपल, आपको मैं एक मैट्रिक्स देती हूँ, आप उसकी एचएन फॉर्म कैलकुलेट करते हो। रिमेंबर दैट द एचेलन फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ and the actual matrix is row equivalent to its echelon form। कैसे? आपको मैं एक मैट्रिक्स देती हूँ, आपसे कहती हूँ इसको echelon फॉर्म में कन्वर्ट करें, आप क्या करते हो? रो ऑपरेशंस करते हो ना। तो उन रो ऑपरेशंस को कहते हैं रो इक्विवेलेंस। कि आपको एक मैंने मैट्रिक्स दी, आपने echelon फॉर्म में कन्वर्जन की, तो आपने जो फाइनल echelon फॉर्म कैलकुलेट की है वो थ्रू सम रो ऑपरेशंस आई है। तो किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए को कहा जाता है दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू इट्स एचेलन फॉर्म एंड एचेलन फॉर्म, और रिवर्स भी है, एंड द एचेलन फॉर्म इज रो इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। सो किसी भी मैट्रिक्स की जो एचेलन फॉर्म होती है वो हमेशा अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट होती है और इन दोनों का रैंक सेम होता है। अब इससे जो हम समझना चाह रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका जो भी रैंक होगा आप उसको एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रैंक वही रहेगा, रैंक चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमने अभी जो पहली डेफिनेशन पढ़ी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, वो एक आपके लिए जनरलाइज सी डेफिनेशन थी, हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें। अब अगला क्वेश्चन तो ये आ जाता है ना कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमारी मैथमेटिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमने रैंक कैसे कैलकुलेट करना है, इस डेफिनेशन को हम आगे यूज करने जा रहे हैं और यही वो टूल है जिसके थ्रू हम रैंक कैलकुलेट करेंगे। दैट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स एचेलन फॉर्म। आप क्या करोगे, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी ए, आप उसको उसकी एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी एचेलन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगी वही उसका रैंक होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपको एक ए मैट्रिक्स दी जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि इसका रैंक कैलकुलेट करें। दैट हाउ टू डिटरमिन द रैंक, व्हाट यू हैव टू डू इज लास्ट डेफिनेशन को जरा यूज करें। रैंक क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दी एचेलन फॉर्म। इसका मतलब है पहला काम क्या करना है, एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम वही करने जा रहे हैं। हमें एक मैट्रिक्स दी जा रही है, इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमने सम रो ऑपरेशंस किए, मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इस लेवल पे आप सबको ये पता होना चाहिए कि एचेलन फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। हमने एचेलन फॉर्म में कन्वर्जन की, जो लास्ट आपके पास मैट्रिक्स आ रही है ये आपकी एचेलन फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। अब हमने रैंक की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एचेलन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। लास्ट रो पूरी जीरो हो गई तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बच गई सिर्फ 2, तो इसका मतलब इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। So the number of non-zero rows in the echelon form is the rank of the matrix A। इससे मैं एक रिजल्ट आपको बताने जा रही हूँ
ये रिजल्ट आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए ये रिजल्ट आपने याद रखना है। अगर मैं अपने इन लास्ट 2 थ्योरम्स को कंबाइन करना चाहूँ, एक ये मैंने पहला डेफिनेशन लिखी रैंक की, और एक मैंने बाद में लिखी। पहली डेफिनेशन थोड़ी थ्योरेटिकल थी, अगली डेफिनेशन में हमें थोड़ा क्लियर समझ आ गया कि हमने करना क्या है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सेकंड डेफिनेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच थी। मैं इन दोनों थ्योरम्स को अगर कंबाइन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी मैट्रिक्स की एचलन फॉर्म में जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। मैंने ये डेफिनेशन आपको थोड़ी एडवांस बता दी है, इंशाल्लाह ये आपको तब समझ आएगी जब हम लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसलिए बता रही हूँ कि तब जब पढ़ेंगे तो जरा याद कीजिएगा कि जो बात मैंने की थी ये मैं वहां कैसे रिलेट करूंगी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी एचलन फॉर्म में जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ रही होती हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अच्छा, अब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या होती है फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस। मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बताए हैं। अब देखते हैं जरा ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा होता है। अगर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो ज्योमेट्रिकली वो कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मेरे पास इनफाइनाइट में नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, तो व्हाट डज इट मीन ज्योमेट्रिकली। ठीक है, हमें थोड़ा सा ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम कोई भी सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन मैथ्स में लिखते हैं तो हमें पता होता है कि ये किसी ना किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई कर्व होगी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली भी हम चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक सिस्टम ले लिया, एक सिंपलेस्ट सिस्टम लेते हैं, फिर हम उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ज्योमेट्रिकली डिस्कस करते हैं। आपने एक 2x2 का सिस्टम लिया है, 2 आपके पास इक्वेशंस हैं, 2 आपके पास अननोन्स हैं। इफ वी इंटरप्रेट x1 x2 एज द कोऑर्डिनेट इन द x1 x2 प्लेन, जिस तरह आप लिखते हो ना xy, उसको हमने x1 x2 कह दिया। अब इसको इमेजिन यूं ही करें कि x1 आपका x है और x2 आपका y है, तो ये xy प्लेन में बात हो रही है। Then each of the two equations represents a straight line. अब देखिए, पहली इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, दूसरी इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन है। क्यों है? स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है क्लास? ax plus by is equal to c, ऐसे ही है। एनीवन? यस मैम। यस मैम। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक तो वो इक्वेशन है ना जो आप स्लोप के लिए लेते हो, मैं उसकी बात नहीं करी। 2 रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, एक तो आप इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखते हो, एक आप लिखते हो ax plus by is equal to c। तो पहली इक्वेशन देखें तो यही लिखा हुआ है ना, और दूसरी इक्वेशन भी उसी फॉर्म में लिखी है। तो हर इस सिस्टम की दोनों ईच इक्वेशन क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। And x1 x2 is a solution if and only if the point P with coordinates x1 x2 lies on both lines। अच्छा, अब आई डोंट नो कि आप में से कितनों को ये बात समझ में आई है। देखें, मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 2 मेरे पास इक्वेशंस है। इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? x1 x2, जो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा। अब ईच इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ये कहूं कि सिस्टम का सोल्यूशन x1 x2 है या xy है, ये सोल्यूशन ज्योमेट्रिकली क्या होता है? ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं x1 x2। उसकी वजह क्या है कि ये जो x1 x2 है ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आप कोई भी सिस्टम है आपके पास, आप उसका सोल्यूशन निकालते हो। अगर ये 3 इक्वेशंस होती x1 x2 x3, तीनों इक्वेशंस आपके पास किसी ना किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी। प्रेजेंट प्रॉब्लम में हर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया x1 x2। ज्योमेट्रिकली x1 x2 है क्या चीज? ये वो पॉइंट है जिसपे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो दोनों लाइंस पे होता है ना, पहली पे भी है, दूसरी पे भी है। इसका क्या मतलब है मैथमेटिकली कि ये जो सोल्यूशन आपने x1 x2 लिखा है ये आपकी पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। हेंस देयर आर 3 पॉसिबल केसेस। पहला केस, वन सोल्यूशन जिसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट। ये भी हम बात करके आए हैं। अगर x1 x2 एक ही हमारे पास सोल्यूशन आ गया तो इसका मतलब है कि ये तब आएगा जब ये दोनों लाइंस, जी जी
मैम मेरा एक क्वेश्चन था पिछली स्लाइड में से कि हमें रैंक कैसे पता चलता है कि हमने यहाँ तक इसको सॉल्व करना है। बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसके अंदर रैंक अगर 4x4 का है हमारे पास तो पूरी की पूरी 4 ही हमारे पास रैंक आ रहा होता है, तो वो एचेलॉन में कन्वर्ट नहीं, मतलब पूरी एक नॉन जीरो रो नहीं बनती। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ तक हमने स्टॉप कर देना है इसको? बच्चे आपकी जहाँ एचलन फॉर्म बन गई वहां स्टॉप कर दे, वेरी सिंपल। आप याद रखिएगा कि आपके रैंक का ताल्लुक आपकी सिर्फ एचलन फॉर्म से होता है। आप ये समझे, आप रैंक को थोड़ी देर भूल जाएं कि आपको रैंक कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बस एक काम करें, आप एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। वैसे भी तो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना इससे पहले आपने लर्न किया है ना। आप ऐसे क्वेश्चन भी करोगे जहाँ पे आप बस एचलन फॉर्म कैलकुलेट कर रहे हो। सिर्फ एचलन फॉर्म कैलकुलेट करो और अपनी एचलन फॉर्म में देखें कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहाँ पे एचलन फॉर्म ऐसी होगी जिसमें कोई भी रो जीरो नहीं हो रही होगी। यहाँ पे भी ना होती तो मैं कहती कि इसका रैंक 3 है। ये भी हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम्स भी आप देखेंगे जहाँ पे आपके पास 2 रोज जीरो हो जाएंगी। एक्चुअल रोज 3 थी, 2 जीरो हो गई तो रैंक 1 रह गया। अंडरस्टैंड? यस, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में ना आप लोगों ने मुझे याद करवाना है, मैं आपको रैंक का एक और मेथड बताऊंगी। वो अभी बहुत ज़्यादा आप यूज़ तो नहीं करोगे लेकिन वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है? तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी माइंड में रखें और वो भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। अच्छा, अब अगर आपकी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों तो 1 सोल्यूशन आता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस उस वक्त आते हैं जब 2 लाइंस को इंसाइड कर रही होती है। अच्छा, वैसे थोड़ा सा ज़रा सोचें ना इस बात पे, थोड़ा इमेजिन करें तो क्या समझ आती है कि लाइंस को इंसाइड करने का इससे क्या ताल्लुक है कि आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे? यस, जी बच्चे, क्या समझ आया? मैम पॉइंट्स होंगे प्लेन के ऊपर जो मीट करेंगे। सॉरी? इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे इसमें मीट करेंगे ब्लाइंड। जी जी जी, ठीक है, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यानी देखिए, लाइंस को इंसाइड करने का मतलब ये होता है कि एक लाइन बिल्कुल दूसरी लाइन के ऊपर है, वो है ही एक लाइन, सिंपल इज दैट। तो फिर उसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना जो बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन व्हेन लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल है, डिस्टेंस पे हैं, जब उनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है तो फिर हमारा नो सॉल्यूशन है। क्योंकि सॉल्यूशन आने के लिए कोई ना कोई पॉइंट को इंसाइड करेगा तो सॉल्यूशन आएगा ना, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी सॉल्यूशन निकले वो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर नो सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब है कि इन लाइंस का आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ना तो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना ये कोइंसाइड कर रही है, ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे है, दैट इज ये पैरेलल है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक इसको एंड करते हैं। एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो आपको समझ आई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लो। यस क्लास।